पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे ब्राह्मण वंश शुरुआत कर दिया था। मौर्योत्तर काल में हमें ब्राह्मण वंश पढ़ना है। मतलब यहाँ शुंग जो मैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, कण्व, आंध्र, सातवाहन, और इसी के दौरान एक पैरेलल गवर्नमेंट बनता है चेदी। गुप्तोत्तर काल पढ़ सॉरी मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं ना, मौर्य के बाद का काल। ठीक है, तो ये चेदी बीच में पैरेलल पैदा हो जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण साम्राज्य में नहीं काउंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट करेंगे, उसका चेदी के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कण्व वंश, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, शुंग वंश के आखिरी राजा देवभूति को मार देता है कौन? वासुदेव मार देता है। ठीक है, वासुदेव मार देता है। ठीक है, और वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कब? 28 या 27 बीसी में। 28 या 27, ये 28 और 27 क्यों है वो पिछले वीडियो में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद कण्व वंश से ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें मात्र 4 राजा हुए। वासुदेव पहला वाला राजा, आखिरी वाला राजा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, सुशर्मा। ठीक है, बाकी और 2 राजा हुए, भूमिमित्र प्लस नारायण। ठीक है, यही 4 राजा हुए। वासुदेव का शासनकाल 9 साल का रहता है, अग्निमित्र का 14 साल, सुशर्मा का 10 साल, और सुशर्मा का 10 और नारायण का 12 साल। मतलब भूमिमित्र सबसे ज्यादा दिन तक शासन करता है, ये याद रख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, सुशर्मा को मार देता है कौन? सिमुक मार देता है, सिमुक। ठीक है, और सिमुक मारने के बाद आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है इसके बाद। क्लियर? तो अब इसमें से और क्या क्या याद रखना पड़ेगा भाई? साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक इसका विस्तार था। ये आपने देखा ना, मगध के बाद शुंग में भी बहुत बड़े साम्राज्य थे, लेकिन कण्व आते आते ही छोटा सा साम्राज्य था, जो पटना है, पटना के आसपास ही फैल के रह गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कण्व वंश की राजधानी भी पटना थी, प्लस ये पटना के आसपास फैल के रह गया, इससे ज्यादा दूर ये फैल नहीं पाया। दूसरी बात है, कण्व वंश का सिक्का जो मिलता है उसमें किसके चित्र हैं, मतलब किसके बारे में पता चलता है? तो भूमिमित्र का सिक्का जो है वो पता चला है हमें कण्व वंश के सिक्का से। ठीक है, ये 45 वर्ष का शासन काल है इसका, 45 वर्ष। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है, 45 वर्ष। ये 73 इसको मारता है कब? 73 बीसी में। 73 बीसी में शुंग वंश इसका खात्मा करता है। ठीक है, हमने उसमें गलत लिख दिया, 27 लिख दिया। 73 बीसी से ये शासन 45 वर्ष चलता है, मतलब 28 बीसी तक। ठीक है, या फिर आप क्या मतलब 72 लीजिएगा तो 27 बीसी तक, वो जो बताया था उसी के हिसाब से। ये 2 आपको मिलेंगे, एक साल का अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है 45 साल का शासनकाल था। शासनकाल आप इसको मानिए या इसको मानिए, ऑप्शन को देख के आप मानिएगा। जिस चीज में कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, ये भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, बस कण्व वंश से आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन वंश कैसे बना। सिमुक ने मार दिया आखिरी राजा कण्व के सुशर्मा को और स्थापित किया कण्व वंश। कब? 27 या 28 बीसी में। ठीक है, 27 या 28 बीसी में। ठीक है, बहुत सारी बुक में इसका जो शासनकाल 60 से 240 बीसी तक दिया रहता है, 60 से 240 बीसी तक दिया हुआ है। ठीक है, 60 बीसी से, और जो एक्यूरेट माना जाता है इसको 240 बीसी तक, 27 या 28 से 240 बीसी तक। टोटल 30 राजाएं हुए। ये बहुत ही टिपिकल और घींच पीच लगेगा पढ़ने में। ठीक है, इसीलिए छाट के इसको पढ़ाएंगे। 30 राजा का क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो पढ़ के क्या होगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखिएगा। आपके बहुत सारे किताब में ये दिया होगा, इसका रीजन यही बताया था कि कण्व पटना में सिमट गया, तब तक इधर स्थापना हो चुका था इसका आंध्र सातवाहन वंश का, और जो मारा था सिमुक ने वो 27-28 में मारा था। इसीलिए क्या बोलता है उसको शासनकाल 60 से 240 बुक में दिखाया जाता है, लेकिन अब ऑप्शन अपने हिसाब से मार लीजिएगा, ऑप्शन देख के।
चलिए आंध्र सातवाहन के बारे में हम पता करते हैं। देखिए आंध्र सातवाहन वंश का स्रोत क्या है, कहाँ से हमें पता चलता है। देखिए सबसे पहले एकदम रट लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आंध्र सातवाहन वंश का सबसे ज्यादा जानकारी मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है, और वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण स्पेशली सबसे ज्यादा जानकारी देता है गुप्तों का, और जो विष्णु पुराण है वो मौर्यों का, ठीक है, मौर्य का। और मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन का, ठीक है, आंध्र सातवाहन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण दो चीजों से हमें पता चलता है। देखिए पुराणों की रचना कब शुरू हुई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों की रचना शुरू हुई मौर्योत्तर काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई मौर्योत्तर काल में रचना शुरू हुई है तो पुराणों से हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलेगी। बाकी मैक्सिमम पुराण जो है वो गुप्त काल में बने हैं, ये भी जान लीजिए। मौर्योत्तर काल में लिखना शुरू हुआ और सबसे ज्यादा गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई। टोटल 18 पुराण है ना। तो विष्णु पुराण जो है गुप्त काल में बन रही, विष्णु पुराण मौर्य काल की जानकारी देता है। ये सब मौर्योत्तर काल में बन रहा है, कोई मौर्य काल में पुराण नहीं बना, सब मौर्योत्तर काल में बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मान लीजिए। इसलिए पुराणों से पुराण इसका स्रोत होगा ही होगा। अभिलेख, देखिए अभिलेख जो है पूछेगा किस, नाना घाट का अभिलेख किस, नाना घाट अभिलेख किससे रिलेटेड है, आंध्र सातवाहन वंश से ये अभिलेख रिलेटेड है। नाना घाट अभिलेख में पूछा जाएगा किस राजा की जानकारी मिलती है, ठीक है, सप्तकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है, सप्तकर्णी प्रथम, ठीक है। देखिएगा अब क्या बोलता है, इन लोग जैसे पिछले अपने सुमु वंश में देखा सब मित्र मित्र लास्ट में पुष्य मित्र अग्नि मित्र लिखता था, इस तरह इन लोग लास्ट में सतकर्णी लिखना शुरू करेगा, ठीक है, टाइटल एडॉप्ट करता है। सारे राजा के लास्ट में सतकर्णी मैक्सिमम राजा के नाम पे मिलेगा। तो नाना घाट अभिलेख में किस आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है, सतकर्णी प्रथम की, प्लस इसकी वाइफ की, ठीक है, इसकी वाइफ की नागनिका, इसकी वाइफ का नाम है नागनिका। नागनिका इसलिए याद रखना जरूरी है कि कुछ दिन के बाद जब सप्तकर्णी प्रथम मर जाता है तो नागनिका ही गद्दी संभालती है, ठीक है, इसलिए नागनिका को याद रखना है। प्लस सतकर्णी के पिताजी सिमुक के बारे में जानकारी मिलती है। सिमुक, ये जो इसका संस्थापक था उसका बेटा है सिमुक, इस सिमुक का बेटा है सतकर्णी प्रथम, और इसके 3 बेटे के बारे में जानकारी मिलती है, 3 बेटे, ठीक है, ये याद रखिए। और नानघाट अभिलेख से क्या हमें पता चलता है भाई कि पहला आंध्र सातवाहन ही थे जो भूदान का परंपरा शुरू किया। भूदान मतलब ब्राह्मणों को जमीन दान, ठीक है, ब्राह्मण को जमीन दान या भिक्षुक को जमीन दान। इससे पहले जमीन दान की परंपरा नहीं थी वैदिक सभ्यता में, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ था दान देना। ये कहाँ से पता चलता है भाई, यही नानाघाट अभिलेख से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस एक दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, सामंती व्यवस्था का शुरुआत कहां से माना जाता है, सामंती व्यवस्था। तो ये भी आंध्र सातवाहन वंश में शुरुआत होता है। सामंती व्यवस्था का थोड़ा सा मतलब समझिए। सामंती व्यवस्था मतलब होता है राजा के अंदर राजा। देखिए जब भूदान देना शुरू कर दिया, भूदान क्या होता था कि एक गांव किसी ब्राह्मण को दे दिया या किसी सैनिक को दे दिया, तो वो उस गांव का पूरा मालिक, जितना भी टैक्स उस गांव से कलेक्शन होगा वो आदमी का हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते ये आदमी फिर एक बार कहीं प्राइज जीतता है, फिर कोई काम करता है, ऐसे करते करते बहुत सारे गांव ले लेता है, बहुत सारे गांव के मालिक बन जाता है। वो ठाट से एक राजा टाइप का छोटा सा राजा, तो मेन राजा है ही, उसके अंदर एक सामंत की तरह मतलब छोटा राजा बन के अपना जीवन चलाता है, उसको सामंत है। तो इसी जो भूदान प्रक्रिया जो शुरू हुई ना, जमीन दान करने वाली प्रक्रिया, उसी ने सामंती व्यवस्था को विकसित किया। तो सामंती व्यवस्था सातवाहन वंश का देन है, ठीक है। बाकी ये जो सामंती व्यवस्था है, इसके बाद जो गुप्त काल है इसमें वृद्धि होगी, और इसके बाद गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्तोत्तर काल में किस सबसे बड़ा साम्राज्य किसका होता है, वर्धन वंश, हर्षवर्धन काल में है, हर्षवर्धन के काल में, या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश इसके बाद जो आएगा, गुप्तोत्तर काल यही है। तो इसमें चरम पे हो जाता है सामंती व्यवस्था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था चरम पे किस साम्राज्य में होता है, पुष्यभूति वंश में या वर्धन वंश में। ये दोनों एक ही है, पुष्यभूति और वर्धन।
या फिर इसी को कहते हैं गुप्तोत्तर काल, जैसे गुप्त के बाद का काल, गुप्त में वृद्धि होती है। जैसे मौर्य, अभी हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं कि मौर्य खत्म हो चुका, मौर्य के बाद का काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सामंती व्यवस्था से आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस देखिए 3 चीज 100 से याद कर लीजिए, सातवाहन में भी 100, सामंती में भी 100, एक सिमुक, सिमुक इसका स्थापना करता है, ये भी 100, प्लस सीसा के मुद्रा, सीसा का मुद्रा सबसे ज्यादा का प्रचलन किसने किए, किस वंश में हुआ है, आंध्र सातवाहन में सीसा का मुद्रा बनाता था। इसके अलावा चांदी सोना सब का मुद्रा चलता था, लेकिन सीसा का मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, एरिया, किस एरिया में ये मूल एरिया इसका था। ठीक है, आंध्र सातवाहन, देखिए साउथ इंडिया से शुरुआत है इसकी। ठीक है, बाद में ये पटना अपना सब जीत लेता है इसको हरा के, लेकिन मूल ये निवासी कहाँ का रहता है भाई, देखिए मूल निवासी ये, देखिए आंध्र और सातवाहन 2 वर्ड जुड़ा हुआ है, क्यों, देखिए आंध्र माने आंध्र प्रदेश, और सातवाहन मतलब ये सातवाहन कहाँ के होते थे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आंध्र, तो सिर्फ पुराणों में लिखा हुआ है, वायु पुराण में से और मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि इसकी आबादी ये आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ था। ठीक है, बाकी हर जगह इसका प्रयोग सातवाहन करके, बाकी जितने भी बुक है, जितने भी अभिलेख है, वहां सातवाहन बोल के यूज हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम पुराणों की बात को और नेक्स्ट सारे अभिलेखों की बात को मिला के इसको पढ़ते हैं। सातवाहन वंश मतलब हर एक जगह, हर एक नाना घाट के अभिलेख में भी सातवाहन लिखा हुआ है, हर किताब में, जितने भी बुक सोर्सेस है ना, सब में लिखा हुआ है। और ये आंध्र प्रदेश, तो इसका क्या, आंध्र प्रदेश में ये कब गए, जब शकों की आक्रमण हुआ तो शकों ने धकेल दिया। ठीक है, शक बहुत ज्यादा हावी होता जाएगा इस वंश में। मैं बोला ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 जो बाहरी कबीला के लोग आक्रमण करेंगे, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, बहुत शक्तिशाली तौर पे आक्रमण करता है, सब धकेल देता है इसको। तो महाराष्ट्र से, मध्य भारत से इसे आंध्र प्रदेश की तरफ जाना पड़ता है, तब वहां प्रमाण मिलता है आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र एरिया, तो मूल एरिया इसका अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के थे सातवाहन लोग। ठीक है, आंध्र में शक के वजह से जाना पड़ा था इसे। राजधानी इसका प्रतिष्ठान। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान जगह है, वो इसकी राजधानी थी। अभी प्रतिष्ठान को पैठन बोल के एक बाजार है। ठीक है, महाराष्ट्र में पैठन बोल के एक बाजार है, क्लियर, मुंबई के आसपास। तो ये इसका एरिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए गुफा। ठीक है, इस वंश से 2 गुफा का प्रमाण मिलता है, कार्ले का गुफा और नासिक का गुफा, दोनों महाराष्ट्र में है, नासिक का गुफा। ठीक है, ये भी एक स्रोत है, कार्ले का गुफा और नासिक का गुफा भी स्रोत है आंध्र सातवाहन वंशों को जानने के लिए। इसीलिए कार्ले की गुफा और नासिक की गुफा किसने बनाया, आंध्र सातवाहनों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं सिमुक के बारे में। ठीक है, सिमुक के एक संस्थापक के रूप में आप जानते हो इसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस इसका उपाधि क्या क्या था। ठीक है, उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। देखिए सिप्रक, सिंधुक और सीसु, 3 उपाधि इसका याद रखिए, ये धारण करता है। ये कौन बताता है, ये चीज कहां से प्रमाण मिलता है इस चीज का, पुराणों से। ठीक है, बस इतना चीज काफी है सिमुक के बारे में, याद रख लीजिए इतना। सिमुक के बाद इसका भाई, सिमुक का भाई कान्ह राजा बनता, सेकंड राजा। ठीक है, कान्ह जो है, इस कान्ह को क्या बोलता है, कान्ह नहीं, कृष्ण राजा बनता है। ठीक है, कृष्ण को ही कान्ह कहा जाता है पुराणों में। ठीक है, पुराणों में कान्ह कहा गया, कृष्णा कान्हा याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद शुरू होता है सप्तकर्णी प्रथम प्रतापी राजा। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा जो है ना, वो है गौतमी पुत्र। अभी उसको पढ़ेंगे, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो सबसे प्रतापी राजा रहता है। लेकिन अभी शुरुआत जो ताकतवर राजा की शुरुआत यही हुई है सतकर्णी प्रथम से। ठीक है, सतकर्णी प्रथम। तो देखिए इससे क्या याद रखना है, किसने यज्ञ करवाया आंध्र सातवाहन वंश में। सतकर्णी ने 2 प्रकार का यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे इसने उपाधियां धारण की,
देखिए कान्हे के बारे में बोलना मैं भूल गया। कान्हे जो इससे पहले वाला राजा था वो क्या करता है, नासिक की गुफा बनाता है, जो मैं बोला ना नासिक का गुफा, प्लस ये अपना जो साम्राज्य था नासिक तक बढ़ाता है, ठीक है, प्रतिष्ठान से नासिक तक बढ़ाता है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा कृष्ण के बारे में या कान्हे के बारे में। सतकर्णी प्रथम के बारे में ये बता दिया, इसने जो उपाधि धारण की थी, ठीक है, सम्राट की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण नाथपति, दक्षिण नाथपति, क्योंकि ये दक्षिण तक साम्राज्य अपना बहुत दूर तक दक्षिण तक इसने विस्तार किया था। और एक अप्रतिह चक्र, ये 3 उपाधि इसका जरूर याद रखिए। देखिए एल्डर शारोगोनस नाम से ये जाना जाता है, एक बुक है, विदेशी बुक है, ठीक है, तो इन विदेशी राइटर ने लिखा हुआ बुक है जो इंडिया में मिला है। एल्डर शारोगोनस नाम का बुक में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है, सॉरी इस नाम से चर्चा मिलती है किसमें, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, बुक का नाम है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। ये बुक बार बार पूछा जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है, ठीक है, तो ये बुक का राइटर याद करने की जरूरत अज्ञात है, पता ही नहीं चल रहा है, सोर्स का पता करने की कोशिश कर रहा है ये बुक लिखा किसने। बहुत से इतिहासकार लगे हुए हैं, सबने अलग अलग धारणाएं दिया है, लेकिन किसी का अभी तक कबूल नहीं हुआ। ये बुक ऐसा है जो बहुत ही अच्छा पहली शताब्दी मतलब उत्तरोत्तर काल की सबसे अच्छी अगर कोई जानकारी देता है ये बुक देता है, राइटर का नाम ही पता नहीं है उस बुक, ये विदेशी राइटर, इसीलिए एल्डर शारोगोनस नाम से सतकर्णी प्रथम का वहां पे जिक्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मुद्रा चलाता है श्रीसात नाम का मुद्रा चलाता है, ये श्रीसात नाम का मुद्रा चलाता है सतकर्णी प्रथम। और मालव शैली के गोल मुद्रा, एक मुद्रा ये, एक मालव शैली के मुद्रा, ठीक है, गोल मुद्रा, मालव शैली के गोल मुद्रा चलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मुद्रा के बारे में, श्रीसात नाम का मुद्रा चलाता है, ठीक है, और मालव शैली के गोल मुद्रा चलाता है। उसके बाद चांदी का जो सिक्का चलाता है ये, वो अपने वाइफ नागनिका के नाम से चलाता है, नागनिका के नाम से चलाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस देखिए अब जब सतकर्णी प्रथम का डेथ हो जाता है तो इसका जो पुत्र रहता है, जो 3 पुत्र रहता है, तीनों का जिक्र मिलता है नानाघाट अभिलेख में। तीनों नाबालिग रहता है, जब नाबालिग रहता है छोटा छोटा रहता है, तब नागनिका उसकी संरक्षिका बन जाती है और शासन चलाती है। तो इसी दरमियान क्या होता है कि सारे कमजोर राजाओं का शासन शुरू होता है, बहुत दिनों तक कमजोर राजाओं का शासन शुरू होता है। ये तो चौथा राजा तक अभी तक पहुंचे हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट 17वां राजा पे आएंगे, हाल, ठीक है, 17वां राजा इस वंश का होता है हाल, 17वां राजा हाल होता है। यही हाल से फिर से विकास होना शुरू होता है, ठीक है, हाल से फिर से ग्राफ ऊपर उठता है, नहीं तो ग्राफ नीचे 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 जा रहा है। क्यों जा रहा है कि वो 4 दुष्ट जो अभी बाहर से आक्रमण करेंगे, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण, उन लोग ढकेल रहा है इसको साउथ इंडिया की तरफ, तब इसको आंध्र प्रदेश, इस समय ही आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, ठीक है। जब हाल का जन्म लेता है और हाल के बाद जो राजा आते हैं प्रतापी राजा सब, उन लोग सबको खदेड़ देता है, ठीक है, और पूरे इंडिया में फिर से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी अभी आएगा वो 17वां हाल। तो हाल के बारे में क्या याद रखना, ये कोई विजेता नहीं था, मगर एक बहुत बड़ा साहित्य प्रेमी था, साहित्य प्रेमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य प्रेमी। इसकी जो किताब है ना, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस गुप्तोत्तर काल की इसकी किताब बहुत जानकारी देता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाथा सप्तशती, इसका किताब का नाम है हाल का गाथा सती, मतलब सप्तशती, 700 छंदों का प्रेम गीत, ठीक है, प्रेम गीत है ये, ठीक है।
श्रृंगार रस का गीत है। ये गाथा सप्तशती बुक कौन लिखता? हाल, जो कि राजा है हाल। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो राजा ने लिखा है। प्लस जब ये संगीत प्रेमी है तो इसके दरबार में बड़े बड़े आदमी होंगे भाई। ठीक है, तो इसके दरबार में दो कवि रहते थे, गुणाढ्य और दोनों कवि का नाम याद रखिएगा, गुणाढ्य और सर्ववर्मन। गुणाढ्य कौन सा किताब लिखता है भाई? बृहद कथा, बड़ा कथा। बृहद कथा मतलब बड़ा कथा। और सर्ववर्मन लिखता है मातंत्र। ये मातंत्र जो बुक है ये व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण साहित्य है। तो ये सब चीज हाल के बारे में इतना चीज याद रख लीजिए। ठीक है, हाल लड़ाई उड़ाई करता नहीं है ज्यादा, मगर ये बहुत बड़ा ये रहता है, बहुत बड़ा कवि रहता है। और जितने में ये क्या करता है, इसका एक सेनापति रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाल के समय में एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है विजयानंद। ठीक है, विजयानंद। ये विजयानंद क्या करता है भाई? श्रीलंका को जीत लेता है, पूरा श्रीलंका इसके कब्जे में आ जाता है हाल के साम्राज्य में। ठीक है, ये विजयानंद को याद रख लीजिए। और वहां का जो लीलावती है, वहां के जो सम्राट था, श्रीलंका के सम्राट था, उसका बेटी है लीलावती। लीलावती से विवाह हो जाता है हाल का। ठीक है, हाल का इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। श्रीलंका सातवाहनों के वन ये में कब आएगा? हाल के समय में श्रीलंका का हाल चाल हाल लेता है। ठीक है, इस तरह से आप याद करिए। अब जो राजा होता है भाई, 23वां राजा, इसको 17वां के बाद हम 23वां राजा जो सबसे प्रतापी होता है। ठीक है, 23वां राजा सबसे प्रतापी राजा होता है, एक 23 नंबर वाला। ठीक है, तेईस नंबर वाला, इसका नाम है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। ठीक है, देखिए यहाँ से एक और चीज है, देखिए ये माता का नाम गौतमी, इसकी माता का नाम है। इससे क्या पता चलता है कि आंध्र सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था, क्योंकि माता का ज्यादा बात माना जाता है, माना जाता था, क्योंकि हर एक मैक्सिमम राजा जो है अपने माता का नाम को एडॉप्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मातृसत्तात्मक। इससे पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे मातृसत्तात्मक? हड़प्पा सभ्यता वाली मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक, बट हर क्षेत्र में नहीं। राजा जब बनना होता था उसमें मातृसत्तात्मक नहीं होता था। राजा बनने के क्रम जब होता था तो उस जगह पितृसत्तात्मक होता है। लड़कियों को राजा में अधिकार, राज्य संभालने का अधिकार नहीं था। तो बाकी हर जगह मातृसत्तात्मक था। एक चीज और, एक यूनिक चीज देख लीजिए कि आज तक जितने भी वंश पढ़ते आए होंगे, हर जगह देखते होंगे बड़ा बेटा राजा बनता था। यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं था कि बड़ा बेटा ही युवराज घोषित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ऐसा राजवंश था जिसमें कोई जरूरी नहीं था कि बड़ा राजा ही युवराज घोषित हो। ठीक है, अब गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में हम पढ़ेंगे इसे। देखिए दो बार अभिलेख में दो अभिलेख मिले हैं इसके दो अभिलेख मिले गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के। दो अभिलेख कहाँ मिले हैं? नासिक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक में। और एक अभिलेख कार्ले में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिए। शक पहलव यवनों को परास्त किसने किया था? गौतमी जितने भी आए थे ना, शक पहलव में बोला था ना, सब को परास्त किए थे सारे विदेशियों को गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसकी माता बलश्री नासिक, इसकी माता जो थी बलश्री, जिसमें नासिक प्रशस्ति इसके माता ने लिखा था, नासिक प्रशस्ति। ठीक है, नासिक प्रशस्ति इसके माता ने लिखा था, जिसमें इसी नासिक प्रशस्ति से में जिक्र है कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने सारे लोगों को भगाया था यहाँ से। शक पहलव जो था उन लोगों का सारे विजय गाथा कहाँ से मिलता है? नासिक प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, बलश्री, गौतमी को ही बलश्री नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद ये बहुत सारे उपाधि धारण करता है, ठीक है। एक वेनकटक नाम का शहर बसाता है, वेनकटक, ठीक है। पूछेगा कौन सा राजा गौतमीपुत्र सतकर्मी कौन सा राजा जगह बसाता है, दैट इज वेनकटक। और अपना क्या उपाधि धारण करता है, वेनकटक स्वामी, एक उपाधि धारण करता है वेनकटक स्वामी। और ये आदमी रहता है बहुत ज्यादा टाइटल एडॉप्ट करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक इसका टाइटल है खति यद पभा नम दस, ठीक है। ये नाम एक धारण करता है, खति यद पभा नम दस। नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये था क्षत्रियों का विनाशक, क्षत्रियों का विनाशक। ये सब ब्राह्मण था और क्षत्रिय हमेशा राजा बनते थे, तो ये अपना एक उपाधि धारण किया था खति यद पभा नम दस, ठीक है। याद होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इसने वेदों का आश्रयदाता, एक और उपाधि धारण किया था, वेदों का आश्रयदाता। देखिए वैदिक धर्म का स्थापना एक सुमगन से, पुनर्स्थापना सुमगन से शुरू हो जाता है। आश्रयदाता ये उपाधि धारण किया था। एकमात्र ब्राह्मण, ये भी उपाधि धारण किया था इसने। बहुत सारे उपाधि, सप्तकर्णी का उपाधि याद करते रहिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। राजा राम, विंध्य नरेश, स्वामी राजा राम, विंध्य नरेश, ये सब उपाधि धारण किया था। और क्या क्या है याद भी नहीं आ रहा ठीक से। सर्क पहलव, एक और उपाधि सर्क पहलव किशुदमक, किशुदमस, मतलब ये उपाधि धारण किया था। सर्क पहलव किशुदमस, सर्क पहलव का काटने वाला, मारने वाला, ये उपाधि धारण किया था। त्रिसमुद्र तोय पितावहन, त्रिसमुद्र तोय पितावहन, मतलब 3 समुद्र तक को जीतने वाला। त्रिसमुद्र समुद्रोत्तीय पितावहन, ठीक है। त्रिसमुद्र तोय पितावहन, ठीक है, ये नाम दिया। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दान में 2 शहर देता है, ठीक है। दान में 2 शहर देता है बौद्ध लोगों को। एक अजकालकीय शहर, अजकालकीय शहर, दूसरा कारजक शहर। ये कारले के बौद्धों को देता है और ये नासिक के बौद्धों को देता है, नासिक के बौद्धों को अजकालकीय, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और सप्तकर्मी हो जाता है। एक और ये देखिए जंगल थंभी मृद भांड से क्या पता चलता है। एक मृद भांड मिलता है, जंगल थंभी मृद भांड, जंगल थंभी मृद भांड। इससे क्या पता चलता है कि इसमें 8000 सिक्के मिलता है, ठीक है। कहाँ के सिक्के, शकों के सिक्के। शक में से राजा का नाम था नहपान के सिक्के, ठीक है। नहपान के सिक्के इसके पास मिलता है, जंगल थंभी मृद भांड में, ठीक है। ये कहाँ मृद भांड मिलता है, नासिक में। मृद भांड मतलब चावल रखने के लिए भांड टाइप का, बड़ा सा भांड टाइप का, उसमें 8000 सिक्के मिलते। इससे क्या पता चलता है कि नहापन को हराया था इसने और उसका 8000 सिक्के लाया था ये। इसके शक के सिक्के शक के थे, लेकिन सातवाहनों का स्टाम्प उसमें मारा हुआ है। इसका मतलब है कि नहापान को हराया था, इसीलिए इसके सिक्का इसके पास मिला है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि ये गौतमीपुत्र सतकर्मी किसके समकालीन था। गौतमीपुत्र सतकर्मी नागार्जुन के ये था, नागार्जुन के समकालीन था, जिसको भारत और आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। नागार्जुन, ये क्वेश्चन बार बार आता है, उसको याद रखिए। उसके बाद देखिए 24वां राजा पढ़ना है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ठीक है। ये 24वां राजा रहता है, इसका जिक्र आता है बड़े राजाओं में से, ठीक है। और ये क्या धारण करता है, दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर नाम के से उपाधि धारण करता है, ठीक है। प्लस ये इसमें अमरावती लेख, ये एक लेख लिखता है, अमरावती लेख, अमरावती लेख, ठीक है।
मतलब किसी दीवार में अमरावती कला में वो लिखा है आंध्र सातवाहन के बारे में। तो अमरावती लेख किसने लिखा है? वशिष्ठी पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। 2 बार रुद्रदामन इसको पराजित करता है, ठीक है, 2 बार रुद्रदामन इसको पराजित करता है। रुद्रदामन कौन है? जूनागढ़ का राजा, ठीक है, जूनागढ़ का राजा, ठीक है, जिसने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा है? रुद्रदामन ने। ये जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। तो ये रुद्रदामन से 2 बार पराजित होता है। पराजित होने के बाद भी रुद्रदामन अपनी बेटी का विवाह देता है, किससे? पुलमावी को, पुलमावी से, ठीक है। पुलमावी के सिक्के में क्या मिलता है? एक नाव मिलता है उसके सिक्के में अंकित, उसमें 2 पतवार है। इससे क्या पता चलता है कि भाई मतलब उसका नौसेना मजबूत था। वशिष्ठ मतलब आंध्र सातवाहनों का नौसेना बहुत मजबूत था। टोलमी इसको पोलेमियोनस नाम से जानता है। टोलमी के बुक में पोलेमियोनस नाम से जानते हैं इसको, टोलमी के बुक में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस आखिरी यज्ञश्री सप्तकर्णी जो है, आखिरी राजा इसका सबसे प्रतापी राजा यज्ञश्री सप्तकर्णी रहता है, आखिरी प्रतापी राजा, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इस वंश ने क्या क्या किया है काम, ठीक है, इस वंश का क्या क्या ये है। तो इस वंश में आप याद रखिए कार्ले का चैत्या बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अमरावती कला जो है ना, अमरावती आर्ट्स, इसी वंश का देन है। ब्राह्मी लिपि का इन लोग यूज करता था। लिपि ब्राह्मी था बट भाषा प्राकृत था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिपि ब्राह्मी था मगर भाषा प्राकृत था। इसका नदियों के क्षेत्र में पूछेगा, इसका एरिया कहां से कहां तक था, तो आप लिखिएगा गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक, गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच में। कृष्णा देखिए आंध्र प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में। गोदावरी वैसे कृष्ण आंध्रा भी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से कृष्णा नदी के बीच में इसका क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिए, है तो बहुत कुछ लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 राजा पढ़ते पढ़ते तो सब हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग फर्क से चलते हैं अब चेदी राजवंश। देखिए चेदी राजवंश में आपको क्या याद रखना है, मैं बोला था कि पहली सदी आते आते कलिंग अलग हो जाता है। तो कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना होती है, कब? पहली सदी में, ठीक है। और चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है खारवेल, ठीक है। खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख बनाता है, क्योंकि हाथी की बहुत प्रधानता होता है वहां, इसीलिए गेट में, और अभिलेख का जो गेट है सामने हाथी का चित्र है, इसीलिए खारवेल पुष्यमित्र शुंग को हराता है, ठीक है। और जिनसेन की मूर्ति लेके आता है, ठीक है। ये लोग जैन धर्म को मानने वाला रहता है। महापद्मनंद जब पहला बार कलिंग विजय करता है तो यही मूर्ति खारवेलों से छीनता है, ठीक है। बाद में पुष्यमित्र शुंग से छीन के ले जाता है खारवेल लोग, क्लियर। कलिंग के लोग, कलिंग में तो अलग वंश था, ठीक है। जब इसका विजय हुआ, खारवेल वंश की स्थापना तभी हुआ, कलिंग से ही छीन के लेके जाता है महापद्मनंद, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस आपको क्या रखना पड़ेगा, उदयगिरी हिल जो है, वहां पे जैन लोगों के लिए इन्होंने पहाड़ में गुफा बनाए थे खारवेल ने, माने चेदी लोगों ने, क्लियर। और इस वंश को महामेधवाहन वंश भी कहते हैं। इस चेदी वंश का एक और नाम है महामेधवाहन वंश, ठीक है। इतना चीज आप